अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, बर्मा में या म्यांमार जिसको कहते हैं, वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हुआ है, मिलिट्री कू हुआ है और ऐन उसी दिन हुआ है जिस दिन नई हुकूमत बनने जा रही थी। और उसमें ऑंग सान सू ची जो साबिक उनकी जो रहनुमा थी, उनकी हुकूमत बनने जा रही थी और बड़ी मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही थी। तकरीबन 85% सीट्स उन्होंने जीती थी और उसी दिन टेक ओवर हुआ है और कू हुआ है। अब ये जो मिलिट्री जनता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि बर्मा को अगर आप देखें तो 1962 ऑनवर्ड्स वहां पे मिलिट्री हुकूमतें रही हैं टिल 2011 तक। और 11 में जाके फिर ये ऑंग सान सू ची वगैरह की हुकूमत बनी और फिर इनका आगे से मामला जो है वो सिविलियन हुकूमत की तरफ आया। और अब ये था, और उसमें आपको पता है कि जो बर्मी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25% सीट्स जो हैं वो इंश्योर्ड हैं मिलिट्री के लिए। अब ये जो ऑंग सान सू ची की जो हुकूमत थी, इनका ये ख्याल था कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते चले जाएंगे और 5-5 साल में इसको लेके जाके तो आखिर में जाके तकरीबन 5% पे ले जाएंगे मिलिट्री की जो सीटें थी। अब मिलिट्री ने शायद उसको प्रीएम्प्ट किया और उसी वजह से उन्होंने उनका तख्ता उलट दिया और आज वहां पे उनको नजरबंद कर दिया गया है। बाकी तमाम लोग जो हैं, इवन जो सदर मुमलिकत थे, उनको भी कर दिया गया है। और आपको पता है कि ऑंग सान सू ची जो है ये स्टेट काउंसलर थी, ये ना सदर थी ना कुछ वजीर आजम थी। उसकी वजह यह है कि इनकी चूंकि शादी एक फॉरनर के साथ हुई थी और वो शादी भी 99 में खत्म हो चुकी हुई थी, उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। उसके बावजूद अभी तक उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो वहां पे कोई भी बड़ा ओहदा नहीं रख सकती। अब एक अगर आप इसका नक्शा देखें बर्मा का, तो ये एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया है उसका नेबर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना है उसका नेबर, लाओस भी है उसका थोड़ा सा छोटे से इलाके का नेबर है, फिर खलीज बंगाल तक उसकी एक्सेस है, वो भी एक बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्री है, थोड़ा सा गरीब मुल्क है लेकिन रिसोर्स रिच है। खासतौर पर रखाइन स्टेट जो है उसमें बड़े ही एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मुसलमान रोहिंग्या का इलाका है। अच्छा, अब आपको पता है कि किस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स का वहाँ पे कत्लेआम हुआ, किस तरीके से उन बेचारों को बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से वहाँ पे मारा गया, फिर उनको धकेला गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भी अब कई लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और एक जजीरे के ऊपर उनको फेंका जा रहा है। तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कितने जुल्म आपने देखे होंगे वहाँ। आज हमने सोचा कि इसका तजिया किया जाए। हम तो आउटसाइडर हैं, हमें तो उसका पता नहीं एज सच उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसे दोस्त को इनवाइट किया जाए जो कि बर्मा से ताल्लुक रखते हैं, म्यांमार से हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं और लकीली उर्दू भी बोल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद सुल्तान साहब, उनसे बात करते हैं। सईद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसरार भाई, सईद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मुझे पता है बहुत मसरूफ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने, चूंकि ये एक इशू आपके दिल को लगता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, पूरी सिचुएशन को, मिलिट्री टेक ओवर को, और ऑंग सान सू ची की जो हुकूमत गई है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसरार भाई, मैं जो देख रहा हूँ कि हम खाली मैं नहीं कि हमारे जितने भी मुस्लिम रोहिंग्या, उनका देखने का नजरियाना डिफरेंट है और बाकी जो फॉरेन कंट्री उनका देखने का नजरियाना डिफरेंट है। हम देख रहे हैं कि अभी जो मिलिट्री ने जो कवर किया हुआ है, तो ये वही मिलिट्री है जो 1962 में इन लोगों ने लिया हुआ था और वही टाइम उन लोगों ने भी मुस्लिम को मारा था, सब रोहिंग्या लोगों को खत्म करने का जो स्कीम बनाया था, ये वही मिलिट्री लोग है। तो हमें लग रहा है ये और भी वर्स होने वाला है, पहले से ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी आने के बाद इन लोगों ने रोहिंग्या का एकदम सफाई नहीं कर पाया, क्योंकि इन लोगों का जो टारगेट जो है मुस्लिम रोहिंग्या लोगों को बिल्कुल खत्म करने का है। तो ये है कि अब हम लोग को ये डर लग रहा है कि अब डेमोक्रेसी खत्म हो गया और मिलिट्री शायद जो है ना इंटरनेट बंद कर दे और मीडिया को अंदर जाने ना दे और कोई भी जो है ना यूएन और यूनिशेयर किसी को जाने ना दे और जो बचा हुआ उनको मारना शुरू कर दे, किसी को खबर नहीं मिलेगा। फिलहाल तो इन लोगों ने 24 आवर्स के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था और अभी वापस चालू कर दिया है। और इन लोगों ने जो मस्जिद और मंदिर जगह में ऐसे वगैरह जगहों में जाके कह रहे कि हम लोग पीसफुल है, हम लोग किसी को कुछ नुकसान नहीं करेंगे, तुम लोग हम लोगों से डरो मत। तो हम रोहिंग्या कह रहे कि हमको पता है तुम कौन हो, क्योंकि जब डेमोक्रेसी था तब भी उसके पीछे रह के हम मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को मार दिया और सबको जो है ना बांग्लादेश जाना पड़ा। तो अभी फिर से दोबारा यही होगा, हम लोग को यही डर है। हम लोग खुश नहीं है कि मिलिट्री आ गया, ऑंग सान सू ची को पकड़ लिया, लेकिन पूरा दुनिया खुश है। ऑंग सान सू ची को पकड़ लिया क्योंकि उसने इतना जुल्म किया मुसलमानों को, ये वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग उस नजर से नहीं देख रहे हैं क्योंकि मिलिट्री
تو उससे आप भी ज्यादा बेसिकली ये डेंजर कह है। रहे हैं कि आंग सान सू ची की जो हुकूमत थी, अगरचे उनकी हुकूमत थी, लेकिन उसके पीछे जो मामला चल रहे थे वो चला वही फौज वाले लोग रहे थे, और जो रोहिंग्या का कत्लेआम हुआ था वो बेसिकली फौज वाले कर रहे थे, और आंग सान सू ची जो थी वो बेबस थी। वो तो बेबस थी। देखो असरार भाई में रोहिंग्या का एक छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी नहीं जो बैकग्राउंड है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी में जो है ना इन लोगों का सिस्टम में जो है ना 1960 से लेके इन लोगों का सिस्टम में ऐसा डाल के रखा हुआ है, ये रोहिंग्या लोगों को हम लोग को खत्म करना है, क्योंकि अगर ये लोग दोबारा पॉपुलेशन बढ़ गया और ये लोग जो है ना अच्छे हालात में आ गए, ये लोग फिर से अरकान लेने का कोशिश में रहेगा। जैसे पहले 500 साल इन लोगों ने हुकूमत किया था, ये लोग दोबारा वही स्कीम पे आ जाएंगे। तो इन लोगों को जो है ना कैसे भी खत्म करना है। इन लोगों का जो है ना नेशनल सिक्योरिटी में ये सिस्टम में डाला, हर बड़े प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के लिस्ट में हर जगह में इन लोगों लिख के रखा हुआ है कि रोहिंग्या लोगों को कभी भी कामयाब होने नहीं देने का है, या इन लोगों को मार दो, अगर मार नहीं सकते तो इन लोगों को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर जगहों में, या इधर या उधर, इन लोग को एक होने नहीं दो। अगर वो भी नहीं कर सकते रोहिंग्या लोगों के साथ, इन लोगों को दबा के रखो, इन लोगों को जो है ना तरक्की होने दो, इन लोगों को बाहर निकलना आना जाना, इन लोगों को कोई भी जो है ना गवर्नमेंट का मीटिंग में इन लोगों को शामिल होने नहीं देने का। तो इन लोगों को जड़ से खत्म करने का है। तो वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया कि रोहिंग्या अभी भी देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख अभी भी है वहां पर। कुछ उन लोग के नजर में 6 लाख है, लेकिन और भी 4 लाख जो है ना नेम चेंज करके बैठा हुआ है, जैसे कि रंगून में, क्योंकि अगर मुसलमान नाम हो तो अटैक ज्यादा होता है। तो ये कहने का मतलब है कि ऑंग सान सू ची डेमोक्रेसी आने के बाद मिलिट्री ने बिल्कुल बहुत मारा मुसलमानों को, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। तो अभी मिलिट्री आ गया, हम लोग को अभी दोबारा डर लग रहा है। मिलिट्री जो है ना डेमोक्रेसी से भी ज्यादा डेंजर है। तो मुझे नहीं लगता कुछ बेहतर होगा पहले से। तो ये मेरा नजरियाना है वहां का। आपका आवाज नहीं आ रहा सर भाई। अच्छा, अब आ रही है आपको सर? अभी आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नाम मजबूर अपनी फीलिंग उसमें आके तो नाम को चेंज करना पड़ रहा है उनको। तो अब ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें तो मजीद उनके ऊपर खतरनाक फिर क्रैकडाउन हो सकता है। और जो लोग वहां पे रहते हैं, और आपने बताया कि 6 से लेके 10 लाख लोग तक हैं वहां पे, तो ऊपर से अगर रखाइन स्टेट का भी देखा जाए तो वहां पे तो एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह भी वहां पे हैं, तो वो तो उधर से भी उनको निकालने की कोशिश करेंगे ताकि उनके रास्ते की रुकावटें खत्म हो जाए। वही तो कर नहीं पा रहा है ये लोग, क्योंकि वहां पर जो है ना बहुत रिसोर्स है, और जो है ना ये लोग का रिसोर्स के मुताबिक चाइना के साथ ये डील हो चुका है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस है, और चाइना लोगों के साथ जो है ना ऐसा डील किया हो कि हम लोग यहाँ से पाइपलाइन लेके जाएंगे, और सालों साल का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट। पर प्रॉब्लम ये बीच में ये रखाइन लोगों को, जो रोहिंग्या लोग को, इन लोग को हम सफाई नहीं कर सक रहे। जिससे कि अभी देखो पूरा दुनिया ने कहा कि जो आंग सान सू ची को जो ना जो अरेस्ट किया उस पर सब लोगों ने वॉइस किया, मगर चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि नया गवर्नमेंट आना चाहिए और ये तब्दीली होना चाहिए। ये पूरा जो है ना मिलिट्री का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मिलिट्री के साथ मिला हुआ है, ताकि कैसे भी जो है ना मिलिट्री, एक ही रास्ता है जो रोहिंग्या को साफ करने का, वो है मिलिट्री। दूसरा अगर डेमोक्रेसी है तो उन लोगों तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चाइना भी इसमें ये चाहता है कि रोहिंग्या को वहां से सफाई किया जाए उनकी और निकाला जाए उनको? रोहिंग्या जब तक नहीं निकलेगा, वो जगह साफ नहीं होगा, उन लोग को ऑयल एंड गैस का जो है ना रिसोर्स करना और वहां से डील करना उन लोग को मुश्किल है। और चाइना वैसे भी वो लोग भी बुद्धि से, और बर्मीज लोग भी बुद्धि से। तो और मुसलमान जो वहां पे है मुंडू, वो खाली करना चाहता है वो लोग। ये उन लोग का स्कीम है चाइना के साथ। चाइना के साथ बहुत अच्छा डीलिंग है, लाखों का जो है ना उन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। खाली ये गैस एंड ऑयल में जाके ये लोग जो है ना फंस गया, इसीलिए जो है ना चाइना मिलिट्री का साथ दे रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट की और लैंडिंग का वहां पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जाहिर है कि अगर चाइना की बैकिंग है पूरी मिलिट्री को, तो जो उनका जो बेसिक प्रोजेक्ट है रखाइन के हवाले से और रोहिंग्या के हवाले से, तो इसका मतलब है कि चाइना और मिलिट्री मिलके फिर ये काम करेंगे खुदा ना खास्ता? मुझे डाउट लग रहा है, चाइना तो मारने नहीं आएगा, मगर चाइना जो है ना उन लोग को सोर्स दे सकता है, सामान दे सकता है और आइडिया
नए नए आइडिया जो है ना चाइना से लेते हैं, इन लोग को कैसे इनका सफाई करने का है। चाइना जो है ना भरपूर जान लगा के मदद कर रहा है कैसे भी जो है ना रोहिंग्या खत्म हो जाए वहां से। तो अब मुझे डर लग रहा है कि दुनिया को दिखा रहा है मिलिट्री कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देखो इस बार जो है ना पहले जैसा कूप नहीं हुआ, जो है ना बगावत इस बार जो है ना दिखा रहा है कि हम लोग पीसफुल है, दुकानें खोल दिए, इंटरनेट खोल दिए, कुछ चैनल टीवी का खुला हुआ है। मगर अब जो है ना ये लोग जो है ना इंटरनली अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा अभी दुनिया, सब इंटरनेट मोबाइल हर कोई देखता है, आवाज उठाता है। तो अब ये लोगों ने दूसरा नया रास्ता सोचा है, हम लोग अमन लोग हैं, इस बार हम लोग अमन लाए हैं। मगर अमन ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री जो है ना जब गांव में जाते हैं मारने के लिए किसी को पता ही नहीं चलता, ये एक मुसीबत है। जब चाहे वो लोग इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो ये हालत है, हमें डर है। तो इसमें ये जो अभी हमने जो टेक ओवर हुआ है, जो कू हुआ है, उसमें सईद मुझे जरा समझाएं कि हमने उस तरह रिएक्शन नहीं देखा लोगों का, जिस तरह कि वो कह रहे थे कि पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और बहुत बड़ा इलेक्शन में विक्ट्री उनको मिली थी, तो उस तरह तो बहुत बड़ा पूरा मुल्क उठ जाना चाहिए था, खड़े हो जाना चाहिए था फौज के खिलाफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली इन लोगों ने जो है ना मिलिट्री ने इन लोगों को कह के रखा हुआ है, जो आवाज उठाएगा हम उनको मारेंगे। इसीलिए लोग बहुत परेशान है, बहुत डरे हुए, कोई आवाज भी नहीं उठाता और कोई सामने भी नहीं आता, क्योंकि इन लोग इन मिलिट्री के हरकत से वाकिफ है। ये लोग कभी भी किसी को भी मार सकते हैं, और जब मारते हैं ये लोग सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं, टीवी चैनल बंद कर देते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। ये लोग खुद अपने बुद्धिस्ट लोग खुद अपने मिलिट्री से बेजार है। लेकिन सईद ये बुद्धिस्ट लोग तो बड़े पीसफुल लोग होते थे, इनके बारे में तो हमने जो जितना पढ़ा है, ये तो अपने आप को बड़ा पीसफुल कहते हैं और कहते हैं जी कि हम तो बड़े ही अमन पसंद लोग हैं। लेकिन ये किस तरह ये सारा कुछ करते हैं, लोगों को कत्लेआम करते हैं, रोहिंग्या का मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ था वो भी इन्होंने किस तरह ये सब। देखो जैसे कि मुसलमान इसराइल को किस नजर से देखते हैं, मगर कत्ल नहीं करता। इन लोगों के नजर में कि हम लोग इसराइल है, इस तरह वो लोग हमें देखते। इनको जहां देखो वहां मार दो, वरना ये लोग पूरा दुनिया खत्म कर देंगे। जैसे मुसलमान का सोच है, जो इसराइल जिस तरह हमारे तरफ सोचते हैं। और इन लोगों को शुरू से समझा के आया हुआ, ये मुसलमान अगर टेक ओवर किया तो जो है ना ये लोग हम लोग को मार देंगे। तो ये लोग का जो है ना पीसफुल तो मैं भी सुना हूं, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन इन लोग का दिल बहुत सख्त है। देखो सबसे पहले अगर इंसान मुसलमान ना होना तो पीसफुल हो ही नहीं सकता, ये जो मेरा कहना है। ये लोग पीसफुल सिर्फ दिखाते हैं नहीं, ये लोग का जुल्म आप यूट्यूब में देखो किस तरह जुल्म करते हैं मुसलमानों को। तो आई डोंट थिंक सो ये लोग पीसफुल है। तो अभी फिर आप क्या सोच रहे हैं? अभी आपका जो फॉर इंस्टेंस अभी जो अगर मैं पूछूं आपसे कि 6 महीने या साल तक का जो फ्यूचर है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? कि आप समझ रहे हैं कि रोहिंग्या के ऊपर फिर से अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे? अभी तो इन लोगों ने कह दिया कि हम लोग 1 साल के लिए टेक ओवर ले लिया मिलिट्री ने, तो चाहे तो लंबा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। वो तो लंबा करेंगे शायद, क्योंकि ये लोग यही चाह रहे थे। अभी ये लोग दिखाएंगे सबसे पहले हम पीसफुल है, फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को वहां से फिर से भगाएंगे। अरकान से भगाना है उन लोगों को, क्योंकि उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना चाहते हैं। या मार देंगे या खत्म कर देंगे या वहां से हटा देंगे। देखो सबसे पहले जो है ना ये अप्रैल में जो है ना जितने भी रोहिंग्या लोग बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी कैंप में बैठे होते, तो अप्रैल में जाने का बात था बर्मा में वापस। तो अभी ये मिलिट्री आ गया, पता नहीं क्या होगा। अब ये लोग वापस जाएंगे नहीं है, क्योंकि मिलिट्री से हमारे रोहिंग्या लोग बहुत डरते हैं। क्योंकि मिलिट्री लोग आदमी को जिंदा काटते थे, जिंदा खड़े खड़े सबको इकट्ठा जमा करके मार देते, और उन लोगों को कोई बोलने वाला है नहीं, रोकने वाला है नहीं। और पहले भी इन्होंने इस तरह लोगों को जिंदा जलाया भी था ना। बेशक इन लोगों ने मुसलमानों को मिलिट्री ने मारा, सबसे ज्यादा बर्मा में मिलिट्री ने मुसलमानों को मारा है, और पब्लिक से ज्यादा मुसलमान, क्योंकि मिलिट्री के पास जो है ना बंदूक है, गोली है, हर चीज है। तो मुझे नहीं लगता अभी जो अप्रैल में जो जाने वाले थे रोहिंग्या लोग को वापस भेजने का, अब ये मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और सईद, हमारा दिल जो है वो कुड़ता है जब भी हम इस तरह की बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, और उम्मीद है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों के लिए जो आसानियां हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश वाले भी, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो भी आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। बांग्लादेश का जो है ना माशाल्लाह बहुत मेहरबानी है, उन लोगों ने हमारे रोहिंग्या लोग वहाँ पे रखा है, खाना दिया है, कैंप दिया है, तो बहुत बहुत सपोर्ट मिला बांग्लादेश से।
تو میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں. اور میں آپ پاکستانی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جیسے کہ آپ لوگ جب دعا کرتے ہو کشمیر کے لیے ہمارے روہنگیا کے لیے بھی کرو, کیونکہ ہمارے جو روہنگیا لوگ ہیں وہ قسم سے یقین مانو کشمیر سے بھی زیادہ حالت خراب ہے. کشمیر میں جتنا نہیں مرے برما میں اتنا زیادہ مرے, بہت زیادہ مرے, اور بہت زیادہ ظلم ہے برما میں. کشمیر سے زیادہ حالت خراب ہے. ہم مسلمان رپورٹ بھی تو نہیں ہوتا نا, وہ تو وہاں سے رپورٹ بھی نہیں آتی ہے. Exactly. وہاں پہ تو اگر ویڈیو کرتے ہوئے دیکھا کسی کے پاس فون ہے بس وہ تو کام سے گیا, سب چوری چوری ہوتا ہے. کشمیر تو کم از کم ادھر رپورٹر پہنچ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو رپورٹر نہیں پہنچ سکتا. آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ. تو یہی ہے بس ہم روہنگیا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سعید آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیچرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے راکسانہ کو سعید سلطان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.